असली मुद्दा उसकी डिवाइन पावर नहीं है, लेकिन यह सिर्फ हील तक ही सीमित है। और जिन लोगों को वह हील करती है उनका दर्द उसका अपना दर्द बन जाता है। फिर लूसियस कहता है, उसके अपने दर्द से आपका क्या मतलब है? क्या आप यह कह रहे हैं कि मेरी पत्नी ने मेरे दर्द को लेकर मुझे ठीक कर दिया? वो पादरी कहता है, सही कहा, लेकिन उस पर इस दर्द का असर सिर्फ कुछ रूप से ही होता है, लगभग 1 घंटे से लेकर पूरे आधे दिन तक। लूसियस कहता है, तो फिर क्या वो बेहोश हो गई है? वो पादरी कहता है, नहीं जनाब, वो इस समय गहरी नींद में सो रही है। उसे जागने में आमतौर पर कितना टाइम लगता है? वो पादरी कहता है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि उसने अच्छी तरह से आराम किया होगा। लूसियस चुपचाप सुनता है। वो पादरी कहता है, इस बीच में प्लीज मुझे आपके घाव का इलाज करने की इजाज़त दें। लूसियस कहता है, मैं ठीक हूँ, क्या आप मेरी बीवी को देख लेंगे? वो पादरी कहता है, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैंने सुना है कि आप पर मॉन्स्टर्स के मूल तत्व ने हमला किया है। अगर आपकी बीवी ने आपको ठीक नहीं किया होता तो आपकी हालत बेहद सीरियस हो सकती थी। मैं आपको तसल्ली देता हूँ कि वो ठीक है। हमें पहले आपके चोट का इलाज करना होगा। लूसियस चुपचाप डिटेल्स को देख रहा होता है। फिर वो कहता है, मैं समझ गया। और फिर वो पादरी लूसियस के घाव को ठीक करने लगता है। फिर वो घाव को ठीक करने के बाद लूसियस से कहता है, अब मेरा काम पूरा हो गया है। और फिर वो कहता है, और आपकी पत्नी के बारे में, यह बहुत ज्यादा तो नहीं होगा लेकिन। और फिर वो डिट्रेस की तरफ हाथ करके उसे ठीक करते हुए कहता है, इससे उसे ज्यादा शांति से आराम करने में मदद मिलेगी। लूसियस कहता है, आपका थैंक्स। वो पुजारी लूसियस से कहता है, मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसा ही करेंगे सर इलियट। और फिर वो पुजारी वहाँ से चला जाता है। लूसियस चुपचाप खड़ा रहता है और फिर वो मुड़ के डिट्रिस की तरफ आता है और फिर बेड पर बैठ जाता है। लूसियस मुड़ के डिट्रिस को देखता है और मन में सोचता है, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन वे बाद में पूछे जा सकते हैं। लेकिन पुजारी ने अभी अभी मुझे जो बताया, क्या डिटेल्स अपनी पावर का इस्तेमाल किसी को ठीक करने के लिए कर रही थी? हाँ, मेरे दिमाग में एक नाम आ रहा है, लेकिन इसके अंजामों को देखते हुए कोई भी डिटेल्स से अपने आप को ठीक करने के लिए नहीं कहेगा। तभी लूसियस को एक बात याद आती है, जब डिट्रेस ने बचपन में लूसियस से कहा था। लूसियस सोचता है, रुको, जब हम पहली बार कब मिले थे? डिट्रेस ने कहा था कि उसे मुक्ति का एहसास हुआ जब उसकी माँ की मौत हुई। उसके बाद यह सोचने के बाद लूसियस को समझ आ जाता है। वो कहता है, कैसे वो अपनी ही बेटी को इस तरह से हालात से कैसे गुजार सकती थी? और सोचिए, यह सब डचेस के मौत के बाद ही शुरू हुआ। उस समय डिट्रेस लगभग 16 साल की थी और ड्यूक उस कमीने ने अपनी पत्नी की बीमारी के बारे में क्या किया है। और गुस्से से लूसियस अपना सर पकड़ते हुए कहता है, लेकिन मैं किसी पर उंगली उठाने की पोजीशन में नहीं हूँ। लूसियस को सब समझ आ जाता है कि जब बचपन में डिट्रेस लूसियस से पहली बार मिली थी, तब उसने लूसियस से कहा था कि आज मुझे मुक्ति का एहसास हो रहा है। वो अपने माँ के मरने के बाद काफी रिलैक्स महसूस करती है, क्योंकि उसकी माँ हर रोज अपने बीमारी का इलाज डिट्रेस से ही करवाती थी और उसके जख्म का दर्द सारा डिट्रेस को सहना पड़ता था। लूसियस कहता है, डिट्रेस ने मेरी पूरी रात जागकर देखभाल करी और उन दर्द भरे पलों को फिर से जिया। यह सब मेरी वजह से हुआ। हम देखते हैं डिट्रेस की आंखें खुलती है। फिर वो उठ के बैठ के सोचती है, ओह गुडनेस, मुझे लगता है कि मैं फिर से सो गई थी, लेकिन मैं यहाँ क्यों सो गई? मैं क्या सोच रही थी? फिर डिट्रेस उठकर नीचे से चप्पल पहनते हुए कहती है, मैं जाग गई, लूसियस नहीं दिख रहा। वो कहती है, लूसियस। तभी सामने से लूसियस कहता है, आप कुछ पीना चाहती है? और लूसियस ये कहकर काफी उदास और शांत खड़ा दिखाई देता है। लूसियस डिट्रेस से पूछता है, क्या तुम रात भर यहीं थी इस अंधेरे में? डिट्रेस कहती है, हाँ। और फिर वो लूसियस से पूछती है, आपके घाव का क्या हुआ? क्या उन्होंने इसका इलाज किया? लूसियस डिट्रेस को पानी देते हुए कहता है, हाँ उन्होंने किया। फिर डिट्रेस पूछती है, तो क्या अब आप पूरी तरह से ठीक है? लूसियस कहता है, हाँ अब मैं ठीक हूँ। फिर डिट्रेस कहती है, तो आपको कैसा लग रहा है? लूसियस कहता है, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। एक पादरी मेरी चोट देखने आए थे। डिट्रेस कहती है, थैंक गॉड, वो चोट बहुत सीरियस लग रही थी।
लूसियस कहता है, मुझे पूछना ही पड़ेगा, आपने ऐसा क्यों किया? डिट्रेस कहती है, यह जरूरी लगा, बस इतना ही। फिर लूसियस कहता है, डिट्रेस, आपने एक बार मुझसे कहा था मेरी बीवी होने के नाते मेरे लिए कुछ चीजें करने की जरूरत के बारे में। क्या यही उस काम को करने के लिए मजबूर करता है जिसका आपने जिक्र किया था? फिर डिट्रेस कहती है, वो बात तो। फिर डिट्रेस कहती है, मैंने बस आपका इलाज किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें मुद्दा बनाने जैसी कोई बात नहीं है। लूसियस कहता है, आप जो भी करेंगी उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। डिट्रेस चुप रहती है। लूसियस कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस धन की मदद करने में अपना सबसे ज्यादा कोशिश करती है या नहीं, या फिर मुझे ठीक करने के लिए खुद को कुर्बान कर दो। मेरा इस शादी को जारी रखने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए आपको बदले में कुछ नहीं मिलेगा। तभी डिट्रेस पीछे से चिल्लाते हुए कहती है, लूसियस, आप ये क्या कह रहे हैं? लूसियस कहता है, आपने मुझे सुना। आप इस बात से इतने हैरान क्यों हो रही हैं? मैं हमारी शादी को रद्द करने की प्लानिंग कर रहा था। फिर लूसियस बताता है, प्रॉपर्टी को सेव करने में लगभग 1 साल लगने के बाद जब से मैंने तुमसे शादी का प्रपोजल दिया था, तब से यही मेरी प्लानिंग रही है। डिक्सी को इस बात की जानकारी है और टॉम को भी। जब टाइम आएगा मैं यह दावा करूंगा कि हमारी शादी टूटने के लिए सिर्फ आप ही जिम्मेदार है। मैं तो एक मनगढ़ंत कहानी भी बना सकता हूँ और कह सकता हूँ कि तुम्हारे कई अन्य लोगों के साथ अफेयर थे और तुमने मुझे बिस्तर पर मना कर दिया था। मैं पूरी दुनिया को बता दूंगा कि तुम इस शादी और धन के लिए अपना हिस्सा देने को कभी तैयार नहीं थी। लूसियस के मुंह से यह सब बातें सुनकर डिट्रेस को सदमा लग जाता है। वो नीचे बैठ जाती है। इधर लूसियस कह ही रहा होता है, लेकिन बेशक किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको कभी भी कुछ भी करने का ऑर्डर नहीं दिया गया था। आखिर में आपको अपने सबसे बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा बेइज्जत होना पड़ेगा, इससे पहले कि आपको किसी दूसरे जगह पर भेज दिया जाए। इसी तरह हमारी शादी का अंत होगा। फिर हमें 2 दिन बाद का दिखाया जाता है। डिट्रेस अपने कमरे में चुपचाप अकेले बेड पर बैठी होती है और वो 2 दिन पहले उस रात के बारे में सोच रही होती है जिस दिन डिट्रेस को यह सब पता चलता है। जब लूसियस डिट्रेस से कह रहा होता है, डिट्रेस लूसियस से पूछ रही होती है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? लूसियस कहता है, क्यों नहीं, इससे कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं। मजिस्ट्री ने यह साफ कर दिया था कि इस शादी से बंधे रहने के मुझ पर कोई दबाव नहीं है। इसका मतलब है कि वह इसे रद्द करने की मेरी प्लानिंग के पक्ष में है। इस अंजाम को बदलने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकती। जहाँ तक ड्यूक की बात है, हो सकता है कि वह शुरू में आपका साथ दे, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। इस तूफान से बचने के किसी भी कोशिश से आपका संघर्ष और लंबा ही होगा, इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। आपको तूफान आने के बाद के हालात के लिए तैयारी करनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप तैयार हो सके। चाहे विदेश में घर खरीदना हो या नए संबंध बनाने हो। डिट्रेस ये सुनकर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझ पर इस तरह दया जताने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? फिर लूसियस डिट्रेस को ध्यान से देखता है और वो भी चिल्लाते हुए कहता है, हाँ, मुझे तुम पर दया आती है, इसमें क्या बुराई है? जाग जाओ। क्या तुम सचमुच इस तरह के हालात में अपने ईगो को खुद पर हावी होने दोगी? अगर आपने जल्द ही कार्रवाई नहीं की तो आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। डिट्रेस कहती है, अपना मुंह बंद करो। लूसियस कहता है, डिट्रेस। फिर डिट्रेस चिल्लाते हुए कहती है, मेरा नाम लेने की हिम्मत मत करना। फिर प्रेजेंट में डिट्रेस कहती है, और मुझे उम्मीद थी कि मैं अपने कोशिशों से चीजों को बदल सकूंगी। मैं तुम्हारे जैसे इंसान के प्यार में कैसे पड़ गई। इधर कमरे के बाहर लूसियस खड़ा होता है। वो मन में कहता है, डिट्रेस को देखे हुए 2 दिन हो गए हैं। उस रात ये सब होने के बाद डिट्रेस 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली होती है। लूसियस डिट्रेस का नाम डीए लेता है। तभी उसे याद आता है कि डिट्रेस ने चिल्लाकर कहा था, तुम मेरा नाम लेने की हिम्मत भी मत करना। यह याद आते ही लूसियस चुप हो जाता है। फिर लूसियस डिट्रेस के कमरे पर नॉक करके कहता है, मुझे कुछ कहना है। ये कहने के बाद लूसियस चुपचाप कमरे के बाहर वहीं खड़ा रहता है। फिर वो कुछ परेशान दिखाई देता है। तभी कमरे से रोजलिन बाहर निकलती है और लूसियस से कहती है, मैडम आपका वेट कर रही है। यह सुनकर लूसियस हैरान हो जाता है। रोजलिन वहाँ से ये कह के चली जाती है। लूसियस धीरे से कमरे के अंदर जाता है।
डिट्रिस वहीं बैठी होती है और लूसियस से कहती है, आपको किस बारे में बात करनी है? लूसियस कहता है, खैर यह उसी बारे में है जिसका जिक्र मैंने कुछ दिन पहले किया था। मजेस्टी ने हमें उनके यहाँ जाने की रिक्वेस्ट किया है। आपका साथ होना जरूरी है क्योंकि वे वहाँ पर वो स्टेट मुझे देंगे। डिट्रिस कहती है, वहाँ जाना कब है? लूसियस कहता है, 2 दिन में। हम लगभग 15 दिन रुकेंगे। बाकी सब कुछ तैयार है, आपको बस अपने लिए कुछ सामान पैक करना है। क्या यह तुम्हें बताने का बहुत कम टाइम है? तुम्हें अपने डैड, अपने करीबी लोगों से मिलने का मौका मिलेगा। मुझे यकीन है कि इससे आपको अच्छा महसूस होगा। इधर डिट्रिस लूसियस के सामने दूसरी तरफ मुंह करके बैठी होती है। वो लूसियस से कहती है, लूसियस, क्या कोई आपके साथ खड़ा रहा जब सारी दुनिया को पता चला कि आप एक नाजायज औलाद है? इधर लूसियस अपने मन में सोचता है, इसे क्या हो गया है? वो ऐसे बर्ताव क्यों कर रही है, मानो सारी उम्मीदें खत्म हो गई हो। क्या उसे लगता था कि हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छे से बीतेगी? लूसियस कहता है, मुझे नाजायज औलाद कहने और उसे मुझे दूर रहने कहने के बाद कोई मेरे साथ खड़ा नहीं रहा। कुछ लोगों ने रहम दिखाकर मुझसे कांटेक्ट किए, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक मुझे वॉर में नहीं भेज दिया गया। डिट्रेस कहती है, मैं भी बिल्कुल वैसी ही हूँ। मेरा कभी किसी के साथ इतना गहरा रिश्ता नहीं रहा कि मैं किसी को सच्चा दोस्त कह सकूँ। तुम्हारे साथ मेरा जो भी रिश्ता था वो मेरा पहला और आखिरी रिश्ता था। तो चाहे यहाँ हो या राजधानी में, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर लूसियस कहता है, रुको, क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रही हो कि तुम साथ नहीं आओगी? डिट्रेस कहती है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आखिर ये मजेस्टी का ऑर्डर है। मैं 2 दिन में जाने के लिए तैयार हो जाऊंगी। लूसियस चुपचाप सुनता है और फिर वहाँ से जाते हुए कहता है, बहुत अच्छा। उसके जाने के बाद डिट्रेस राहत की सांस लेती है। फिर हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। कैरिज में बैठने के बाद लूसियस डिट्रेस से कहता है कि आप महल में ठीक रहेंगी। मैंने सुना है कि प्रिंस एडिन वापस आ गए हैं। अगर वो दोबारा आपसे गलत संबंध बनाने की कोशिश करे। तभी डिट्रेस बीच में ही बोलते हुए कहती है, मुझे पूरा यकीन है कि अब उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा अब मेरी शादी हो चुकी है। फिर डिट्रेस सोचती है, प्रिंस एडिन कुछ समय से मेरे साथ इश्कबाजी कर रहे थे, लेकिन फ्रेडरिक की मौत के बाद ही तो लूसियस को यह बात कैसे पता चली? मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। तभी लूसियस कहता है, अगर वो बदतमीजी करे तो मुझे बता देना। इतना सुनते ही डिट्रेस हंसते हुए कहती है, तो क्या फिर तुम क्या करोगे? क्या तुम उसकी शिकायत मजिस्ट्री से करोगे? लूसियस कहता है, अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो बस मुझे बता देना और मैं उसे तुम्हारी नजर से दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। अब आपके हालात अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उसकी मनमानी बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी। फिर डिट्रेस लूसियस से कहती है, तुम्हें पता है लूसियस, क्या आप इस पर्स से शादी करने जा रहे हैं? इतना सुनते ही लूसियस हैरान होकर कहता है, क्या? फिर डिट्रेस कहती है, आपने कहा था कि डिक्सी को हमारी शादी के बारे में पता था, क्या इसलिए वह इस पर्स को अपने साथ लाई थी? फिर लूसियस चिल्ला के कहता है, तुम्हें पता है मेरे पास काफी पैसा है, मुझे उसकी दौलत के लिए उससे शादी करने की जरूरत नहीं है। तभी डिट्रेस कहती है, वेल तो फिर आपके नंबर में और कौन कौन है? लूसियस कहता है, डिट्रेस। फिर वो शांत होकर कहता है, तकलीफ देने वाले मामलों के बारे में लापरवाही भरे लहजे में बात करने से बेचैनी दूर नहीं हो जाती। डिट्रेस कहती है, हाँ प्लीज मुझे यह सब बकवास मत सुनाइए। क्या आपको लगता है कि आपकी दूसरी शादी मेरे लिए कुछ मायने रखेगी? फिर हम देखते हैं महल में पहुंचने के बाद लूसियस मजेस्टी के साथ होता है। मजेस्टी लूसियस से कहते हैं, मैंने तुमसे वादा किया था कि तुम आराम कर सकते हो, फिर भी मैंने तुम्हें उन एविल मॉन्स्टर से लड़ने के लिए वापस भेज दिया। मुझे लगता है कि आपको बेइज्जती महसूस हुई होगी, लेकिन यकीन मानिए, जब मैंने सुना कि आपने उन मॉन्स्टर का बेरहमी से कत्ल कर दिया तो मैंने अपने कामों पर फिर से विचार किया। मेरे ऑर्डर का इतनी तेजी से पालन करने के लिए गुस्से को पावर के रूप में इस्तेमाल करना आपके यकीन को दिखाता है, लेकिन मुझे कहना होगा, इस बात को जानने के बाद मेरी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। मैं ठीक टाइम पर तुम्हारे कामों का अच्छा रिप्ले करूंगा, इसलिए उदास को अपने ऊपर हावी मत होने दो। तभी लूसियस कहता है, योर मजेस्टी, मुझे कभी भी नाउम्मीदी नहीं हुई, यह मेरी ड्यूटी है।
फिर मजेस्टी कहते हैं, इस बात से मुझे राहत मिली। खैर, डिटेल्स के साथ सब कैसा चल रहा है? मुझे यह मत बताओ कि तुम अपने पास्ट की फीलिंग्स के आगे झुक गए और उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना लिए। लूसियस कहता है, बिल्कुल नहीं। मजेस्टी कहते हैं, आप श्योर हैं? फिर लूसियस कहता है, जी योर मजेस्टी, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर मजेस्टी कहते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हैं तो। लेकिन अगर आपने ऐसा किया भी तो आप उसे अपने बच्चे को पैदा करने नहीं दे सकते हैं। ऐसा कह के मजेस्टी एक कबूतर को मार के नीचे गिरा देते हैं। इधर डिट्रेस महल में घूमते हुए सोचती है, मुझे महारानी को आखिरी बार देखे हुए काफी टाइम हो गया है। फ्रेडरिक के मौत से पहले मैं अक्सर उनसे मिलने जाया करती थी। तभी डिटेल्स देखती है, लूसियस दौड़ते हुए एक जगह जाके बैठ जाता है। वो काफी डरा हुआ दिखाई देता है। डिटेल्स कहती है, लूसियस वो बगीचे में क्यों है? मुझे लगा कि वो मजेस्टी से बात कर रहा है। इधर लूसियस काफी हाफ रहा होता है। डिटेल्स कहती है, रुको, क्या उसकी तबीयत ठीक नहीं है? फिर डिटेल्स अपना हाथ बढ़ा के जंगले की तरफ से लूसियस कहने वाली होती है। तभी वहाँ पे एक लेडी कहती है, सर इलियट, आप ठीक नहीं लग रहे हैं, क्या आप ठीक हैं? लूसियस कह रहा होता है, कुछ नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। वो लेडी कहती है कि आप चाहेंगे कि मैं आपका साथ दूं, अगर यह बहुत बड़ी विनती ना हो तो। डिट्रेस यह सुन के वहाँ से जाने लगती है। फिर हम देखते हैं डिट्रेस महारानी के सामने बैठी होती है। एम्परर कह रही होती है, मैंने सुना है कि आपकी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआती दिन मॉन्स्टर के जाहिर होने और दूसरे मामलों से काफी परेशान थे। मैंने जो कुछ भी आपको दिया है उसे जरूर खाएं, यह आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा। डिट्रेस कहती है, महारानी आपका थैंक्स। फिर एम्परर कहती है, अब सर इलियट कहाँ है? मुझे लगा था कि मैंने आप दोनों को आने के लिए कहा था। डिटेल्स कहती है, ओह, उन्हें मजेस्टी को कुछ खास मैसेज देना था। उन्होंने कहा था कि वे टाइम पर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऑडियंस ने उन्हें अपेक्षा से कई ज्यादा टाइम तक रोक लिया होगा। एम्परर कहती है, क्या ऐसा है? डिट्रेस सोचती है, महारानी को लूसियस कभी पसंद नहीं था। हालांकि यह एक पर्सनल बैठक थी, फिर भी उन्होंने यह सवाल उठाया कि सम्राट उसे इतना ज्यादा पसंद क्यों करते हैं। क्या स्पर्ट के साथ समय बर्बाद करने से वो पीछे रह गया? यह सोचकर डिट्रेस को काफी गुस्सा आता है। तभी लूसियस वहां पहुंचकर एम्परर को कहता है, योर मजेस्टी, मुझे देर से आने के लिए माफ करे। फिर महारानी लूसियस को तिरछी नजर से देखते हुए कहती है, आपकी छोटी सी रिपोर्टिंग में इतना टाइम लग गया कि मुझे लगने लगा था कि आप शिकार पर चले गए हैं। आइए बैठिए। मैंने आप सभी को नॉर्थम के आने वाले लैंड ऑनर के कुछ जानकारी बातें बताने के लिए बुलाया है। आपको आपकी हैसियत से कहीं ज्यादा प्रॉपर्टी दी गई है और मुझे पूरा यकीन है कि आप मानते होंगे कि ऐसी रहमदिली का रिपे भी लॉयल्टी के दिखावे से मिलना चाहिए। इसके अलावा अब जबकि आप आधिकारिक तौर पर नोबेल समाज में शामिल हो चुके हैं, तो मैं आपको पर्सनली रूप से एक नोबेल इंसान के लिए अच्छा सलीका सिखाऊंगी। इधर डिट्रेस अपने मन में सोचती है, लूसियस एक नोबेल इंसान था जिसका आने वाला फ्यूचर ब्राइट था, जब तक कि यह खुलासा नहीं हुआ कि वह एक नाजायज औलाद थी। और इसमें कोई शक नहीं कि महारानी इस बात को अच्छी तरह से जानती है। आखिरकार यह सब उसकी नफरत का ही नतीजा है। हर कोई इस बात को क्यों नजरअंदाज कर रहा है कि वह भी पास्ट में एक नोबेल परिवार से था। एम्परर के साथ बातें होने के बाद फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। डिट्रेस अपने कमरे में सो रही होती है। तभी लूसियस आता है। डिट्रेस को लूसियस के आने का पता चलता है। लूसियस डिट्रेस से कहता है, आपको जगाने के लिए मुझे माफ कर दीजिए, वापस सो जाइए, मैं दोबारा नहीं सोऊंगा। फिर डिट्रेस लूसियस को अपने पास बुलाते हुए कहती है, बस यहाँ आओ और मेरे साथ सो जाओ। लूसियस सोफे के पास नीचे बैठा होता है। वो डिट्रेस से कहता है, मुझे माफ करना। फिर डिट्रेस कहती है, मैंने कहा बस मेरे साथ बिस्तर पर आ जाओ, तुम यह जाहिर नहीं करना चाहते कि तुम सोफे पर सोए थे। लूसियस कहता है, क्या आप श्योर है यह अनकंफर्टेबल होगा? डिट्रेस कहती है, हम पहले ही 2 बार एक ही बिस्तर पर सो चुके हैं, याद है ना? मेरा मतलब है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लूसियस यह सुनकर घबरा जाता है और फिर वो डिट्रेस के पास आके उसके बगल में लेट जाता है। लूसियस को वो बातें याद आती है जो उसने डिट्रेस से कहा था, मैं हमारी शादी को रद्द करने की प्लानिंग बना रहा था। आखिर में आपको अपने सबसे बुरे सपने से भी कहीं ज्यादा बेइज्जत होना पड़ेगा, इससे पहले कि आपको किसी दूसरे जगह पर भेज दिया जाए। यह याद करके लूसियस को बहुत तकलीफ होती है कि उसने ये डिट्रेस से कैसे कह दिया। फिर हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। डिट्रेस लूसियस से कहती है, हम पहली बार किसी बॉल में इस तरह हाथ पकड़कर शामिल हो रहे हैं। 6 साल पहले तक तो हमने ऐसे पल भी साझा नहीं किए थे। लूसियस कहता है, राइट। तभी एक नौकर चिल्ला के कहता है, नॉर्थम के नोबल इलीट परिवार का वेलकम कीजिए। फिर लूसियस डिट्रेस से कहता है, अगर यह बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाए तो मुझे बता देना। डिट्रेस कहती है, और आप भी ऐसा ही करेंगे। फिर वो दोनों बॉल पार्टी में पहुंच जाते हैं। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को हाइप करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।